चैप्टर 12 धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन सा चैप्टर आपका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय चैप्टर है विक्रमशिला, इसे पापुविशा ने लिखा है। तो हम पढ़ेंगे, पहले यहाँ पढ़ते हैं कि यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। यानी विक्रमशिला बौद्ध धर्मों का जो था उसके अतीत बीते हुए समय से हमें परिचित कराता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया, यानी पुरानी परंपरागत चीज़ें जितनी हैं उन सब चीज़ों से हमें रूबरू कराया गया है। तो हम आगे चलिए चैप्टर के बारे में देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा जिला में है ये। तो चलिए इसके बारे में हम अब आगे जानते हैं और पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। यहाँ चैप्टर पढ़ते हैं आप कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यानी कि विक्रमशिला के भारत की अभेद कवच यानी सुरक्षा माना जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति चंबा नहीं होगा। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी महत्वपूर्ण था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी महान था। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे विद्वान हुए जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आर्यभट्ट कहाँ पर रहे थे? यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। और अतीश दीपंकर खगोल क्षेत्र विद्या क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है, जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? अतीश दीपंकर ने। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। और लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो भी अतीश दीपंकर ने। ठीक है, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो अतीश दीपंकर ने। और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? अतीश दीपंकर ने। कह रहा है कि आधुनिक भागलपुर जिला को प्राचीन अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय है। अभी जो भागलपुर है जिसे हम महाजनपद के नाम से, पहले अंग महाजनपद के नाम से जाना करते थे। भागलपुर का पुराना नाम अंग महाजनपद, जिसे अभी हम मॉडर्न एरा में भागलपुर कहते हैं, कि कहलवा गांव क्षेत्र पोस्ट पथरघट्टा को एक छोटे से गांव आधुनिक भागलपुर जिला, जो अभी भागलपुर में है, भागलपुर जिला में है। ठीक है, विक्रमशिला जो है, जो पहले अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय है। कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पथरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी में, यानी सन 8वीं शायद से 1200 साल 1300 साल पहले में मध्य मेरा अविभार पाल वंश सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। तो बौद्ध विक्रमशिला का कब आरंभ हुआ? किस राजा के समय में? तो पाल वंश के राजा धर्मपाल के संरक्षण में, धर्मपाल राजा ने। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति की ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इतने बौद्धिक लोग पढ़ते थे कि पूरे विश्व में छा गए ये, और विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडनशील संपन्नता का कारण ही विक्रमशिला की संज्ञा संबोधित हुआ। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, अच्छे आचरण के कारण ही, संपन्नता के कारण ही मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। किंवदंती यानी कहा जाता है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला, यानी विहार, बौद्ध धर्मियों के रहने के स्थान को हम विहार कहते हैं। कह रहा है मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय हैं। तो विक्रमशिला में कितने प्रांगण है? 6। कितने महाविद्यालय? 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहाँ अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र मेरे प्रांगण में, यानी जो भी द्वार पंडित की परीक्षाओं को पास कर लेते थे उन्हें ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नामांकन मिलता था, प्रवेश पा सकते थे। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान के विभिन्न शाखाओं से तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण के प्रांगण थे। तो वहाँ पर द्वार पंडित के द्वारा कौन कौन सा सवाल पूछा जाता? तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण के पारंगत थे, यानी इन सब प्रकार के पूछे जाते थे सवाल। केंद्र महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता था। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। तो विक्रमशिला के प्रथम आचार्य। आगे कह रहा है कि केंद्र में है ना, तो नालंदे का प्रथम कुलपति आचार्य जो था वो हरिभद्र को माना था। उसके बाद विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र, तो हरिभद्र को किस नाम से जाना जाता है? शांति भद्र के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है आपके मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विधा एवं तर्क विधा सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद है, यानी एक लाइब्रेरी थी इसमें तंत्र विधा और बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, ग्रंथ या मोटी किताब। यहाँ की पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई किताब, को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। शोधार्थी यानी सही शोध करने वाले, रिसर्चर। राजा गोपालदित्य के शासनकाल में, किसके? राजा गोपालदित्य के शासनकाल में 15वें वर्ष के में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टशास्त्री का
प्रज्ञा परमिता की पांडुलिपि मेरे घर में तैयार की गई थी। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में धरोहर में शामिल है। तो वो किताब आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के धरोहर में शामिल है। कह रहा है दान, शील, धैर्य, वीर, ध्यान, प्रज्ञान, प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, जिसमें प्रांगण होना में उद्देश्य में शामिल था। यानी जिसका इसके अंग में जो था पारंगत होना उद्देश्य शामिल था। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं है। 10 शिष्यों का शिक्षक किताबों का ज्ञान देना, 10 विषयों का, यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गर्मी का चरम है। यानी यहाँ लोगों को महामानव बनाया जाता था। 10वीं 11वीं सदी तक में पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट केंद्र बन चुका था। समय, ज्ञान, दान, परंपरा में मेरा कोई शान नहीं था। इसके ज्ञान और परंपरा में विक्रमशिला में कोई इसका मुकाबले में था ही नहीं, कोई इसका ऐसा था ही नहीं। उस समय में ज्ञान के मामले में कोई विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मुकाबले में नहीं था। मेरे प्रांगण प्रवेश प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे क्षेत्र नियमित उच्च शिक्षा व शोधकर्ताओं के आकांक्षित होते थे। वैसे विद्यार्थियों जो नियमित रूप से डेली बाय डेली यहाँ आते थे। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रखा जाता था। तो विक्रमशिला में आए हुए नए विद्यार्थी को कहाँ रखा जाता था? भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे। फिर देखते थे कि जो बच्चा भिक्षु वर्ग में भी रह लेता है तो उसे पुत्र की तरह मानते और बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते, ताकि वे मेरे उच्च आदर्शों पर खरे उतर सके। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात है। मेरा छात्र यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होना ही अपने आप में बहुत गरिमा की बात थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में सम्मान स्वतः ही हकदार हो जाते। यानी यहाँ से आप पढ़ के निकलो तो विदेश में आपकी इज्जत होती थी। राज दरबारों में यहाँ आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिलता था। यहाँ विक्रमशिला से जो बच्चा पढ़ करके जाते थे उन्हें राज्य दरबारों में, राजा के दरबारों में इज्जत मिलती थी और वहाँ जॉब मिल जाता था। तंत्र विधा अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विधा, शिल्प विधा, चिकित्सा विधा, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मिक विधा, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विधा मेरे पाठ्यक्रम में प्रमुख अंग थे। तो लिखना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख अंग तो ये कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा में। तो विक्रमशिला में जो शिक्षा होती थी वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में होती थी। संस्कृत भाषा में। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातत्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद फिर एक बार सुर्खियों में आ गया। यानी सरकार की कोशिशों के बावजूद मेरा वजूद खत्म हो चुका था, फिर भी ये आ गया। अब कह रहा है कि पुरातत्विक खनन से मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने का आशा प्रबल हो गया। यानी पुरातत्व ने जो खोज किया तो मेरे सभी के सभी जितने वो खोए हुए पात्र थे वो मिल गए और जीवित हो गया। अब कह रहा है कि वर्तमान में है ना सरकार की वजह से विक्रमशिला फिर एक बार सुर्खियों में आ गया। आप कह रहा है कि यहाँ 50 फीट की ऊंची, कितने फीट की? ऑब्जेक्टिव 50 फीट की ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त है। तो विक्रमशिला 50 फीट ऊंचा और 73 फीट चौड़ा था। 4.5 फीट की, कितने फीट की? 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। भगवान बुद्ध की मूर्ति जो हुई उसमें 4.5 फीट की मिली थी। ऑब्जेक्टिव में होगा पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मान पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा यानी मूर्ति मिली थी। पद्मपानी एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली। कुछ क्षतिग्रस्त शीलें यानी नुकसान शीलें भी प्राप्त हुई। एक शील का सत्यापन वीर वज्र से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। 10,000 छात्र, कितने? यहाँ याद रखना बच्चों मेरे, 10,000 छात्र, 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक। विक्रमशिला में 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक जहाँ रहे हो उनकी काव्य एवं विशालता के संबंध में कहना ही का। जहाँ 10,000 छात्र रहे, 1,000 शिक्षक रहे, उसकी बात ही क्या, वो तो विशाल होगा। वास्तव में कई दृष्टि से कोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। वाक्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक अद्भुत चीज़ था क्योंकि वहाँ आर्यभट्ट, अतिश दीपंकर, बहुत सारे लोग महान होकर के निकले। वही आर्यभट्ट जिसने शून्य की खोज की और साबित किया कि दुनिया गोल है।
ये कह रहा है कि अपने आप में मैं बड़ा हूँ। अब कह रहा है कि 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हुआ। तो विक्रमशिला का सर्वनाश किसके कारण हुआ? तुर्कों ने हमला कर दिया। भ्रमवर्ष किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह भ्रम हुआ। अब देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी विक्रमशिला को अपने आप में भ्रम हो गया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो इसलिए इसका हाल बुरा हो गया। ये खुद कह रहा है। तबकात नासरी एक पुस्तक है नामक ग्रंथ मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। यानी तबकात नासरी नामक पुस्तक में, किसमें? तबकात नासरी नामक ग्रंथ में इसके बारे में विध्वंस की सारी कहानी मौजूद है। पूरा का पूरा उसमें उसकी बर्बादी का पता पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है कि धर्म स्वामी नामक एक तिब्बती लामा मेरे पतन का वर्णन अत्यधिक धार्मिक तरीके से करता है। यानी एक लामा ने, जो तिब्बती के थे, उन्होंने इसके बारे में पूरी व्याख्या कर दी है। कह रहा है कि आप जब कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर आए। विक्रमशिला कह रहा है ताकि मेरे सोए हुए अतीत जो बीत चुका है, करवट ले रहे वर्तमान जो अभी है, एवं बोए जाने वाले भविष्य यानी जो आने वाले समय विद्यार्थी निकलेगा के दृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यानी विक्रमशिला कह रहा है कि मैंने तो ये जानकारी आपको दे दी, लेकिन आप और जानना चाहते तो मेरे प्रांगण में ज़रूर आए, मैं आपको और भी कुछ बताऊँ और दिखाऊँगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आगे हम आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर करा देते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्रचलित जनश्रुति क्या है कि मैं एक भारत की आकस्मिकता का एक अवैध कवच माना जाऊं तो कोई बात नहीं होगा। दूसरा कह रहा है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। जैसा आपको बताया गया कि वर्तमान में नालंदा में, और पहले कहा जाता था कि अंग महाजनपद इसका नाम था, तो यहाँ अवस्थित है। तीसरा कह रहा है यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। यहाँ तंत्र विधा है ना, जादू टोना, ये सब विधाएं जो थी वो थी, और सारी की सारी भाषाएं संस्कृत में दी जाती थी। परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे। तो ये आपका खत्म हो गया 3 चैप्टर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से मैं चैप्टर आपको क्लियर करता जाऊँगा। अभी आप ये बताएं फिलहाल कि आप ये बताएं कि मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, क्योंकि आपको पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से आपका क्लास देता हूँ। तो अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मैं कैसा पढ़ाता हूँ और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी कितनी % तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये 12वां चैप्टर है ये। और अपने मित्रों को शेयर करो और जल्दी जल्दी चैप्टर अपना कंप्लीट करते जाओ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और अपने मित्रों को शेयर भी करो और कमेंट में अपना नाम बताओ, और नए हो तो